हेलो नमस्कार। इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्र शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग नखरे दिखाते हैं, यहाँ से आप कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लें या वाइब्रेशन पे कर लें, लेकिन बंद ना करें क्योंकि हमारे फ़ोटो तो आपको कैप्चर करने ही है, तो कीजिएगा। बहरहाल आज का दूसरा सत्र जो है वो दरअसल हमारी अपनी चर्चा का है। हम खुद की चर्चा करना चाहते हैं इसमें। अभी तक हम विधाओं पे और अलग अलग विधाओं पर चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों पर, लेकिन आज का जो विषय है मालवा निमाड़ के कथाकार की उपेक्षा कब तक, ये हम अपनी बिरादरी की के दर्द की बिरादरी की बात करते हैं। और जो यदि हम अपनी बात कर सकते हैं तभी हम दूसरों की बात भी कर सकते हैं, तभी हम समाज की बात कर सकते हैं। यही हमारे इस सत्र का तो आइए हम इस सत्र का आरंभ करते हैं स्वागत के सिलसिले से। मैं वरिष्ठ साहित्यकार और निमाड़ के एक बड़ा नाम, कविताओं में हिंदी में भी एक बड़ा नाम आदरणीय भाई अरुण सातले जी के सम्मान के लिए मैं शरद जैन जी को आवाज़ दे रहा हूँ। आदरणीय शरद जी सम्मान करें। उत्तरीय और स्मृति चिन्ह से धन्यवाद शरद जी। आदरणीय ज्योति जैन जी के स्वागत के लिए मैं आशा मुंशी जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और उत्तरी और स्मृति चिन्ह से उनका स्वागत करें। ज्योति जी के यहाँ होने से हम निश्चिंत हैं कि समय अनुशासन के लिए हमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं होगा। पता नहीं उन्होंने कहाँ घड़ी लगा के रखी, उनकी आंखों में बिल्कुल घड़ी और पीछे से जब इशारे देखते हैं हम तो बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने हर सत्र समय पे समाप्त किया। और आदरणीय गरिमा संजय जी के सम्मान के लिए मैं तनुजा चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ वे आएं। और गरिमा जी दो जनपद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, निमाड़ का भी और मालवा का भी, तो उनका दुगनी कार्यों से सम्मान कर रहा है। खड़े हो गए धन्यवाद। स्मृति जी शायद विलंब से आ पाए, तो हम जैसा कि विषय पर हमने बात की ही है, हम लोग विषय को आगे शुरू करते हैं और वो है, मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, एक मिनट, सत्र संचालक जो सत्र संचालक है उसके उनके स्वागत, क्योंकि वो एक सेतु होते हैं। मैं वाणी को आवाज देती हूँ और गोविंद जी का स्वागत है। ताकि मेरे को भी याद रहे। मैं भी रास्ते देख रहा था कि इतनी देर कैसे हो गई। ठीक है, वही मैंने कहा कि अपनी बात तो कहना जरूरी है, तो मैं भी यही देख रहा था कि भाई मारो नंबर कम आओ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद ज्योति जी। आपके इस रोशनी में ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और जब दरअसल इस विषय की बात हुई तो पहले हमने उसको निकारांत समझा कि मालवी निमाड़ी की बात करें शायद, या क्या करें। और जब हमारी आपसी चर्चा हुई तब हमें लगा कि यदि हम मालवा निमाड़ जनपद की बात करेंगे तो मालवी निमाड़ी उसमें स्वयं समाहित हो ही जाएगी, उसके बाद आ ही जाएगी। तो
तय ये हुआ कि हम मालवा निमाड़ के पहले लेखकों की बात की, लेकिन फिर हमने केंद्रित किया उसको कथाकारों पे। और इधर निमाड़ के कथाकारों में शायद आप गोविंद सेन जी या बालचंद जोशी जी या प्रदीप जलवानिया जी या खुद मंडेकर जी जिनकी 10 कहानियाँ आई हैं, या रश्मि दीक्षित एक नया नाम है, और हमारी अच्छा मीनाक्षी जी हरसूद और देवास यहाँ दोनों जनपद का प्रतिनिधित्व करती है, संतोष परिहार जी बुरहानपुर से, और मालवा से तो कई नाम हैं, देवास से 4-6 नाम 8 नाम मनीष भाई से लेके और मीनाक्षी जी और डॉक्टर बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि अभी मेरे एक मित्र से चर्चा मैं कर रहा था, तो उन्होंने उन्हीं के शब्दों में मैं बोलता हूँ कि भाई साहब वो बड़ा पोचा सा बोले साहित्यकार है, पहुंचा नहीं, बड़ा पोचा सा साहित्यकार है, जैसे मटर पोची निकल जाती है वो होता है ना, बड़ा पोचा सा साहित्यकार है। लेकिन चूंकि वो मतलब महानगर में है या देश की राजधानी में है, तो वहाँ होने का उसका जो लाभ है उसके कारण बोले वो बड़ा जाना जाता है। जबकि हम अपने पड़ोस में जो साहित्यकार हैं जो उससे कई बेहतर लिखते हैं, ये हम सब जानते भी हैं, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो कुल मिला के हम इसी के आसपास चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम लोग महानगर या उससे दूर हैं तो उन लोगों को हाशिए पे ही रखा जाएगा, उन लोगों की उपेक्षा की जाती रहेगी। मैं इसको गति देने के लिए सबसे पहले हमारे वरिष्ठ साथी माननीय अरुण सातले जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में अपनी बात कहें। अरुण सातले जी। नमस्कार जी, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी प्रबुद्ध लोग हैं, नए नए लेखक भी हैं, बढ़ते हुए लेखक। जनपद कोई सा भी हो, चाहे मालवा हो या निमाड़, क्योंकि विषय इन्हीं 2 जनपद पर केंद्रित है, तो कथाकार दोनों जनपदों में। यह तो बिल्कुल तय है कि जनपद का जो कथाकार है उसकी उतनी उपेक्षा न हो, लेकिन उपेक्षा तो होती है। और इसका बहुत सा कारण है कि उपेक्षा उन लोगों की अधिक होती है जो छोटे शहरों में, कस्बाई शहरों में, गांवों में बैठ करके लिखते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्रचार सामग्री नहीं होती है या उनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पाती कि किसी प्रतिष्ठित प्रकाशक उनकी पत्रिका में या संपादक उसको अपनी पत्रिका में प्रकाशित करे, या कोई प्रतिष्ठित मंच मिले या कोई प्रतिष्ठित प्रकाशक। वैसे यदि लेखनी में थोड़ा सा भी दम होता है तो भी है। आपको जिंदा रहने के लिए या तो श्रम करना पड़ेगा, तो श्रम प्रकार के हैं, शारीरिक या मानसिक। तो वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उनका भी सम्मान है। एक यह समस्या मजदूरों के साथ में है। दूसरा, हमें बात हो जाएगी तो दूसरी बात यह भी होगी कि वो दुश्चिंताओं से हमको छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ कारण सोचना पड़ता है। और ये सारी कथाकारों की कहानियों में ये सब बातें आती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से वो इनका लेखन करते हैं, लेकिन बावजूद प्रचार प्रसार के उनका उतना उनकी आवाज़ उस तक नहीं सुनाई देती जहाँ जाना चाहिए। जो कि इस उन्हीं के लेवल के जो कथाकार वो शहरों में जाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनी।
थैंक यू। धन्यवाद अरुण भाई, आपने लेखकों कथाकारों के साथ साथ पूरे निमाड़ जनपद का दर्द भी यहाँ पर सामने दिया। वैसे कोशिश हम ये करेंगे कि हम रचनाकारों की दर्द की ही बात करें, रचनाकारों की उपेक्षा की ही बात करें। तो चलिए मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय गरिमा संजय जी को कि वे इस विषय पर उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचती हैं। आदरणीय गरिमा संजय। नमस्कार। जैसा कि गोविंद सर ने बताया कि मैं निमाड़ और मालवा दोनों का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं निमाड़ की बेटी हूँ और मालवा की बहू। और इस जनपदीय जो चरित्र है हम लोगों का, वो कभी कभी बहुत ताकत है हमारी, नैतिक रूप से देखा जाए तो वो शक्ति है, और आधुनिक पैमानों पर अगर उसे तौला जाए तो वो कभी कभी कमजोरी के रूप में हमारे सामने आता है। और ये समस्या केवल लेखन में नहीं होती है सर, ये जब बच्चा गांव से शहर की तरफ आता है तो वो पढ़ने के लिए आ रहा हो, रोजगार के लिए आ रहा हो, अपनी पहचान बनाने के लिए आ रहा हो, तो हर स्तर पर ये जो भेद है जनपद और महानगर, ये भेद हर कहीं हमें दिखाई देता है। क्योंकि हम एक सरल परिवेश से आते हैं तो हम शहरीकरण के उन तरीकों को नहीं जानते जो हमें आगे बढ़ा सके। यहाँ तरीकों से मेरा अर्थ अनैतिक तरीकों का अर्थ न किया जाए। हमें अपनी बात को प्रसार कैसे करना है वो नहीं पता होता। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंदौर के एक बहुत अच्छे मंच संचालक हैं संजय पटेल, जो आप सभी लोग जानते हैं। एक बार उनके पिताजी आदरणीय दादा नरहरि पटेल कहीं से लौट रहे थे, बॉम्बे से या कहीं से लौट रहे थे। रास्ते में रात में उनकी ट्रेन में मुलाकात होती है बलराज साहनी साहब से। अब बलराज साहनी साहब से जब बात होती है तो चर्चा का दौर चलता है और बातें निकलती हैं और वो अपने गीत सुनाते हैं। तो बलराज साहनी साहब ने उनसे कहा था कि आप मुंबई आइए, आप वहाँ आएंगे तो आपके ये जो गीत हैं इनको हम उपयोग में लाएंगे और ये पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। लेकिन एक संकोच हम सब में रहता है कि प्रचार कैसे करें हमारा खुद का, और दूसरी बात कि वो महानगर का जो परिवेश है वो थोड़ा सा हमारे लिए दम घुटन सा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिकता में कहीं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती जनपदी व्यक्ति में, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती, महत्वाकांक्षा की कमी भी एक कारण है। और प्रचार के कारणों, प्रचार न कर सके अपना खुद, लेखक अपनी किताब का प्रचार क्यों करेगा और क्यों करना चाहिए। मुझे खुद ये संकोच होता है कि मैं किसी से कहूँ मेरी किताब खरीदिए या मेरी किताब पढ़िए या मेरी किताब पर कुछ लिखिए, मैं नहीं कह पाती। लेकिन ये एक रिचुअल है लेखकों का कि वो आपस में एक दूसरे की किताबें पढ़ें, उस पर चर्चा करें, उससे आगे बढ़ें। हम उस चर्चा से पीछे रहते हैं और हम प्रचार के उन साधनों से भी पीछे रहते हैं। एक बहुत अच्छी ये चीज़ है कि फिर नरहरि दादा नहीं गए मुंबई, उन्होंने अपना जनपदी है जो संकोच था कि मैं वहाँ जाकर तो उस भीड़ में खो जाऊँगा, शहर की भीड़ में कहीं खो जाऊँगा, मेरा वो जो मालवा है वो मुझसे छूट जाएगा, मेरा दिमाग मुझसे छूट जाएगा। वो भय जो होता है हमारी सरलता के खोने का, वो हमें आधुनिकता से दूर रखता है और उस प्रचार से भी दूर रखता है। तो एक ये कारण हुआ। दूसरा हमारी महत्वाकांक्षा की कमी, हम उस तरह से ठीक है कम में संतोष कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि शहर का हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन सफलता के पीछे थोड़ी सी महत्वाकांक्षा की भूमिका भी होती है, इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। प्रचार की भी भूमिका होती है। अगर आप अच्छी चीज़ों का प्रचार नहीं करेंगे तो बुरी चीज़ें बाजार में पाई जाएंगी। बुरी मुद्राएं अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती हैं। तो अच्छे व्यक्ति को कभी भी अपने प्रचार को, किसी की बात मत सुनिए आप, बुरे लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को अपने प्रचार में संकोच क्यों होना चाहिए? उसे क्यों ये डर लगना चाहिए कि अरे मैं कहूँगा तो ऐसा कहा जाएगा, मैं कहूँगा तो ऐसा कहा जाएगा? अच्छी बात का प्रचार बहुत जोर से होना चाहिए और बहुत सार्थकता के साथ होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि जब शहर की तरफ हम दौड़ते हैं तो वहाँ की भौतिकता वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हमें अपने से कनेक्ट करती हैं और एक यही कारण है। अन्यथा जो नाम गिनाए हैं सर ने वो देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन उनका वैसा प्रचार नहीं है। फिर भी मैं एक और तकनीकी बात कहती चलूँ कि सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए।
सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए, सब कुछ बुरा नहीं है वहाँ पर। अभी इसके पहले जो सत्र हुआ था व्यंग्य का और कल भी जो सत्र हुए, उनमें यह बात मुख्यतया रेखांकित की गई कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज हम उतने बड़े साहित्यिक परिदृश्य से परिचित नहीं होते जितने आज हम उनको जान पा रहे हैं। ठीक है, किताबें पहले भी पढ़ी जाती थी, पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था। महादेवी वर्मा को जानने के लिए किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर प्रसाद को हम बिना सोशल मीडिया के जानते हैं। दिनकर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने किसी सोशल मीडिया से देखकर नहीं पढ़ा था। लेकिन फिर भी समकालीन जो लिखा जा रहा है उसमें और पिछले भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं उस पर क्लासिक्स को फिर से डाला जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि जनपदी परिवेश से आते हुए भी, अपनी सरलता को बचाते हुए भी, हम अगर अपनी अच्छी बातों का प्रचार करने में थोड़ा सा संकोच कम कर दें तो और पहचान बढ़ेगी। हाँ, उपेक्षित होते हैं, ये तय है। और इसमें जब दूसरा दौर आएगा तो उसका एक और दूसरा कारण मैं बताऊंगी कि उपेक्षा का कारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है कि एक कस्बाई संकोच हम लोगों में होता है। हालांकि बात साहित्य से इधर है, लेकिन मुझसे छोटी बहन जब बिहार के भोपाल पहुंची और वहाँ विश्वविद्यालय में नौकरी करने पहुंची तो शुरुआती दिनों में उसका संकोच था, लेकिन अभी हाल ही में रिटायर हुई है। तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ कस्बाई संकोच था जिसके कारण हमारी ये जनपद के लोग पीछे रहे, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजधानी में है और देवास में नहीं है और खंडवा में नहीं है और सनावद बावड़ा में नहीं है और कुक्षी मनावर में नहीं है, वो वहाँ सब जगह है। जो आपने संकोच की बात कही उसी समय, लेकिन फिर मुझे एक बात और लगती है, सोशल मीडिया की भी आपने बात कही, तो निमाड़ जनपद में यदि पद्म विभूषण माखनलाल चतुर्वेदी या आज से 3 दशक पहले सिद्धार्थ पंडित रामनारायण उपाध्याय की बात करें, तब तक सोशल मीडिया जैसी चीज इतनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस तरह कैसे जगह बनाई होगी, तो उस पर भी विचार करना जरूरी है। और जरूरी ये भी है कि ये जिस विषय पर हम बात करने बैठे हैं, हालांकि होता ये है कि मेरा बेटा यदि काला है तो मैं डार्क हैंडसम कह के उसको हमेशा ही करूँ, सामने वाले की नज़र में जो भी हो। ऐसे हमारी रचनाओं को लेकर भी शायद आत्मनिर्भरता हमें ये कहती है कि नहीं मेरी अच्छी है उसकी, या फिर प्रतिस्पर्धा इतनी है कि वैभव अच्छा खेल रहा है या राहुल अच्छा खेल रहा है, या भाई टीम में 11 लोग रहेंगे बाकी, लेकिन साहित्य की टीम में ऐसे 11 का कोई बंधन नहीं है, वहाँ सब लोग हो सकते हैं। चलो हम इसी विषय पर मेरी आदरणीय प्यारी ज्योति जी से बात करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद गोविंद जी। सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को नमस्कार। विषय जो था वो ये था कि जनपद के विशेषकर मालवा और निमाड़ के जो साहित्यकार हैं उनकी उपेक्षा क्यों और कब तक? तो सबसे पहले तो ये कि हाँ, ये सही है कि उपेक्षा होती है। हम यहाँ समस्या की बात कर रहे हैं तो पहले समस्या, लेकिन उसके बाद उसके समाधान पर भी बात करूँगी, क्योंकि समस्याएं तो होती हैं। हम समस्याओं पे तो बात कर लेते हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, ये तो सब हम बात कर लेते हैं, लेकिन उसका समाधान कैसे निकाला जाए उस पर बात कम होती है। तो उपेक्षा इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले तो जनपद से आने वाला व्यक्ति, जैसा कि गरिमा ने कहा, कि संकोची होता है। सबसे पहले तो मैं छोटी जगह से हूँ, मैं मंदसौर से आती हूँ। मंदसौर मालवा का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन वहाँ से आने के बाद भी मुझे दबा हुआ क्यों होना चाहिए? ये चीज़ मेरे व्यक्तित्व पर निर्भर करेगी ना कि मुझे क्या करना है। वो आपकी उपेक्षा करते हैं, पर आप अपनी उपेक्षा मत कीजिए। सबसे पहले तो अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए। मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कुछ बनकर रहूँगी, मैं प्रण लेती हूँ। तो जब तक ये आत्मबल अपने आप में नहीं आएगा, आप छोटी जगह के ही रहोगे। सामने वाले को टारगेट नहीं करने देना है कि आप छोटी जगह से आए हैं। श्रीराम परिहार जैसा व्यक्ति क्या लिखता है, गजब।
तो वो लोगों के सामने तो लाना पड़ेगा ना, और लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अगर हमारी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद है तो ये हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये सफेद है। कहीं ना कहीं आपको स्वयं को इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा। और मैं चाहूंगी कि इसमें जो जनपद से आते हैं वो सब एकजुट हो जाए। राजधानी या बड़ी जगह जो भी है वहां पर एक ग्लैमर की चकाचौंध होती है। मुझे आज भी नरहरि दादा वाला किस्सा पता है, लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है कि वो बॉम्बे क्यों नहीं चले गए। यदि वो बॉम्बे चले जाते तो सबको पता होता कि दादी थारो चरखो चले, दादी थारो चरखो चले। ये तो मालवा तक ही रह गए। हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे कदम उठाना पड़ेंगे। दूसरा, महत्वाकांक्षी होने की बातें बड़ी होती हैं। वे महत्व वो हम इसको नकारात्मक संदर्भ में देखते हैं। यार वो बहुत महत्वाकांक्षी है, उसको अपनी किताबों के प्रचार प्रसार की बड़ी पड़ी रहती है। अरे भाई, हमने लिखा किस लिए है? लोगों को पढ़ने के लिए ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये लिखा है। जब तक आप बताएंगे नहीं, लोग कैसे जानेंगे कि आपने क्या लिखा है? तो महत्वाकांक्षी होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यदि ये महत्वाकांक्षा आपको मंदसौर से इंदौर ले आती है तो आइए ना, इंदौर में अपनी जगह बनाइए। अच्छा लेखन एक नदी की तरह होता है। पत्थर आते हैं, चट्टानें आती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ता। तो जो जनपद के विशेषकर मालवा और निमाड़ के लेखक हैं, उनको एक नदी की तरह बहना होगा। दूसरी बात यह कि दिल्ली का माहौल अलग है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मालवा निमाड़ क्षेत्र में जितनी एकता है, जितने साहित्यकार साथ मिलकर काम करते हैं, दिल्ली में सिर्फ उटावल के अलावा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो बेहतर यह है कि हम अपनी जगह बनाएं, अपने आप पर भरोसा रखें। प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। वो आपकी उपेक्षा करते हैं, पर आप अपनी उपेक्षा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं के खोल से बाहर निकलिए। आप अच्छा लिखते हैं तो आप सब कुछ हैं। मुझे याद है एक बार चित्रा मुदगल मेरी पुस्तक के विमोचन में आई थी, और वो पुस्तक राजनीति पर थी। उन्होंने मंच से ये बात कही कि मुझे दिल्ली वालों को बताना पड़ेगा कि इस जगह की लड़की भी राजनीति पर लिखती है। आप तो तुम्हें जीना होगा के बारे में उन्होंने कहा। तो आप विषय चुनिए, विषयों की विविधता चुनिए और सारे तरह का लेखन कीजिए। बोल्ड लेखन, अश्लील लेखन कतई जरूरी नहीं है। और मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि आप अपने जो खाटी शब्द होते हैं उनको भी मत छोड़िए। जब भी मैं अपनी कहानी में निसन्नी का प्रयोग करती हूँ तो सूर्यकांत नागर जैसे बड़े साहित्यकार बोलते हैं, ये है मालवा। अपने शब्दों को आने दीजिए। जब मेरी कहानी आती है निरात, तो लोग पूछते हैं कि निरात का अर्थ क्या है। निरात का अर्थ मालवा निमाड़ में रहने वाला व्यक्ति जानता है। तो आगे बढ़िए, आकाश को तो छूना है, बिल्कुल छूइए, वो हमारा हक है, लेकिन जमीन को पकड़ के रखिए। यही चीज आपको सफलता की गारंटी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद ज्योति। सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि पहले अपने खुद की कदर करना शुरू कीजिए, पहले खुद को समझें। और दूसरा, ये वक्त है कि आपका प्रचार प्रसार आपको करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया की जहाँ से तक बात है, इससे ठीक पहले के सेशन में पल्लवी जी ने बताया भी कि उनको पहचान ही सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। और
प्रकाशक उन तक पहुंचे ही सोशल मीडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि कभी पाषाण युग था तो पत्थर पे लिखते थे, फिर तालपत्र पे लिखे, फिर छपे हुए कागज, और आज की ज़रूरत ये सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही लिखना पड़ना है। जिन लोगों ने शुरू में नाक भौं सिकोड़ी थी, अब सब वो उसी पे आ गए। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वक्त के साथ हमें बदलना तो पड़ेगा ही, कम से कम इन सारी चीज़ों को लेकर। और जहाँ तक जगहों की बात है, हमारे निमाड़ और मालवा जनपद के बहाने हम वो सारे जनपद की बात कर रहे हैं जो उपेक्षित हैं, जो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। और जैसे आपने खांटी या देशज शब्दों की बात कही, मंडलेकर जी चले गए, लेकिन उनकी एक किताब पे ज्ञान चतुर्वेदी जी ने जो अग्रलेख लिखा है, मैं चाहूँगा कि वो यदि उपलब्ध हो या कभी हो तो मैं सोशल मीडिया पे अन्यथा मैं शेयर करूँगा। उनका जो खांटी या देशज शब्दों का प्रयोग है तो वो सायास नहीं है, अनायास है, और उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है। जैसे आपने निरात का बताया, तो वो उसको एनहांस करते हैं, उसके प्रभाव को। चलिए अब अरुण भाई, आप सोशल मीडिया या की बात चली ही है, तो थोड़ा सा आपसे भी जान लें कि आपका इस बारे में क्या कहना है। निस्संदेह सोशल मीडिया ने कई लेखक पैदा किए, कई कवि पैदा किए, लेकिन इसमें भी मुझे एक संकट ये लगता है कि उनमें आत्ममुग्धता तो बहुत होती है, लेकिन उसके खुद के भीतर जो संपादक होना चाहिए वो नहीं होता। होता क्या है कि कोई भी वो देख लेता है कि फला व्यक्ति मेरा परिचित है, उसको एक दो लाइन पढ़ेगा और वहाँ अंगूठा रहता है, लाइक करके चले जाता, कमेंट करने की फुर्सत नहीं करता। एक अपनी धर्म है, उनकी जो संपादिका है शोभा जैन, वो हमेशा लिखती है अपने कमेंट में कि इमोजी प्रतिबंधित। हालांकि मेरा अच्छा परिचय है उनसे और मेरी कविताएं बहुत ऐसी साप्ताहिक में हमेशा आती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप यूट्यूब पर, ब्लॉग राइटिंग पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर आप बात करें, लेकिन सबसे पहले अपने खुद को, अपने आप को रचना के माध्यम से टटोले। यह जो स्थिति होती है वह बहुत जरूरी है। और जैसे कि देशज शब्द जो होते हैं, जैसे इन्होंने कहा निरात, तो ऐसे आप मेरे कुछ कविताओं में ऐसे शब्द आते हैं, जैसे मांजली झाप। मांजली झाप सांझ के धुंधलके को मांजली झाप। तो ऐसे कई शब्द ऐसे हैं। तो यदि हम उस साहित्य की कद्र करें, उपेक्षा न करते हुए, यदि प्रचार प्रसार अधिक मिलता है करें, तो उससे क्या होगा कि हिंदी का शब्द सामर्थ्य भी बढ़ेगा, क्योंकि हिंदी भी लोक भाषाओं का ही समुच्चय। कोई हिंदी बहुत अलग से नहीं है, हिंदी एक महानदी है और लोक भाषा छोटी छोटी नदी है। तो लोक भाषा की शब्द शक्ति जब हिंदी के राजपथ पर चलेगी तो वहाँ के लोग की शक्ति को स्थापित करें। क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, आपने बहुत ही मार्के की बात की है। अभी बात अवसरों की भी चली थी, तो हालांकि फिर यहाँ दो बातें हो जाती हैं कि यदि सोशल मीडिया तो सबको अवसर दे रहा है, लेकिन यदि हम अकादमियों की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, निमाड़ में आज से 5-7 साल पहले तो कोई विश्वविद्यालय ही नहीं था।
तो किसी भी तरह के संवाद, चर्चा या जिसको हम एक्सचेंज की बात करते हैं साहित्य के स्तर पर, उसके अवसर नहीं थे। तो अवसरों की बात अब जनपदों में भी उपलब्ध होने लगी है, और वहाँ जब इस तरह के अवसर आए हैं तो कई लेखक, रचनाकार, कथाकार खासतौर से हमारे सामने आने लगे हैं। तो इन अकादमियों को, इन विश्वविद्यालयों और इन संस्थानों को लेकर और आगे हम ये अपेक्षा करें कि मालवीय साहित्य अकादमी और निमाड़ी साहित्य अकादमी की स्थापना हो और उसको आगे बढ़ाएं। गरिमा जी, आप क्या सोचती हैं? प्रश्न सुनकर विनय भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, और यह निश्चित तौर पर ये बात है कि अकादमियों का योगदान तो है ही, लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि अकादमियों में कोई अन्यथा न ले इस चीज़ को, किसी पर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, एक विचारधारागत भेदभाव से भी गुजरा है हमारा क्षेत्र। काऊ बेल्ट कहा जाता है मालवा निमाड़ को, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश को काऊ बेल्ट कहने की प्रवृत्ति है विचार सरणी में। यदि आप उस विचारधारा के नहीं हैं तो आप लेखक नहीं हैं, और यदि आप उस विचारधारा के हैं तो आप जो भी लिखें वो लेखक होना ही हो जाएगा। ये एक बहुत आप सब अनुभव करते रहे हैं, हम सब अनुभव करते रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कोई विचारधारा से मेरा कोई भेद नहीं है, सबका अपना अपना आदर्श स्वरूप बहुत अच्छा है, विकृत करने वाले लोग हम ही हैं, है ना। आदर्श स्वरूप सबका अच्छा है। तो साहित्यिक विरोध तो है ही इस क्षेत्र का, कहीं कहीं हम पिछड़ते हैं जनपदीय हमारे अस्तित्व की वजह से, और दूसरा राजनीतिक भी है, क्योंकि लंबे समय तक साहित्य पर, अकादमियों पर एक विशिष्ट विचारधारा का प्रभाव रहा है, और उसने एक भारतीय संस्कृति के लिए, या यूँ कहें कि जनपदीय जो भाव था, क्योंकि जनपदीय भाव संस्कृति से सीधा सीधा जुड़ा है, लोक से सीधा सीधा जुड़ा है, तो वो प्रतिरोध का साहित्य रचते रचते लोक और संस्कृति के प्रतिरोध का साहित्य भी रचा जाने लगा, तो वही वो गड़बड़ हो गई। मेरा आज भी मानना है कि अगर भारतीय संस्कृति और लोक का विरोध नहीं होता उस विचार सरणी में, तो विश्व की सर्वमान्य विचारधारा वही होती। कितने सुंदर आदर्श है उसमें, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूँ और लिखती रही हूँ इस बात पर, क्योंकि आदर्श बहुत अच्छा है, पर वो विकृति मनुष्यों की दी हुई है, वो आई, और वो इतने लंबे समय तक आई कि पूरा पूरा क्षेत्र उपेक्षित रहा है। अंचल हमेशा उपेक्षित रहे हैं, लोक हमेशा उपेक्षित रहा है, संस्कृति हमेशा उपेक्षित रही है। हमने प्रथम सत्र देखा था, धर्म और अध्यात्म को हम साहित्य नहीं मानते, वो एक बहुत बड़ी बात उभर कर आई है। तो वो क्या किया, वो विचार सरणी ने धर्म और अध्यात्म को साहित्य और समाज से दूर ही कर दिया, और जो धर्म से जुड़ा है वो धार्मिक ही हो गया, वो संत ही हो गया, ऐसा नहीं है, वो साहित्यकार तो था ही। उपेक्षा का एक साहित्यिक कारण। अकादमियों का भी कार्यशैली इसी तरह की रही, तो निश्चित रूप से अकादमियाँ अपनी कार्यशैली थोड़ी बदलें, हर जगह निगाह डालें और देखें कि कहाँ कहाँ श्रेष्ठ रचा जा रहा है। बहुत श्रेष्ठ रचा जा रहा है, केवल दिल्ली में ही श्रेष्ठ रचा जा रहा है ऐसा नहीं है। मनीष भाई साहब बैठे हैं, विनय भाई साहब हैं, सर हैं, सभी आप लोग हैं, इतना श्रेष्ठ रचा जा रहा है मालवा निमाड़ के जनपद में। लेकिन एक बात और मैं रेखांकित करती चलूँ कि अंचल जिस तरह से रेणु में धड़कता है, रेणु के साहित्य में धड़कता है, अंचल जिस तरह से शरद चंद्र के साहित्य में हमें देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बंगाल के काले जादू से बचा हो, जिसने शरद चंद्र और आशापूर्णा देवी को पढ़ा हो और उसकी आंखों के सामने बंगाल जो है उभर कर ना आता हो। मैं कलकत्ता गई तो मैं कलकत्ता की गलियों से जो गुजर रही थी तो मैंने देखा, मुझे लगा कहीं यहाँ से सत्यवती निकल कर तो नहीं आ जाएगी, कहीं यहाँ से बकुल का कोई बंगला इसी तरह का रहा होगा जहाँ मैंने पुरानी बिल्डिंग्स देखी। वो अंचल जिस तरह से अपने साहित्य में उभर कर आया है शरद चंद्र के, आशापूर्णा देवी के और रेणु के साहित्य में, तो अंचल खुद एक किरदार है, किरदारों की भीड़ में अंचल खुद एक किरदार है। हम क्या मालवा निमाड़ को उस तरीके से प्रेषित कर पाएंगे? हमने क्या हमारे मालवा निमाड़ को अपने साहित्य में उस तरीके से जगह दी है? जब आप ही अपने अंचल को लेकर भेद से बंधे रहेंगे तो आप दूसरों से अपेक्षा कैसे करेंगे कि वो उस अंचल के लोग को पहचाने? गणगौर पर लिखने में आपको अचानक ये लगता है कि कहीं मुझे वामपंथी ये न कह दे के दारू में लिख रहे हो, क्यों? गणगौर से सुंदर क्या है? लेकिन कुछ ही लोग उस पर लिख रहे हैं। तो हमारे खुद के साहित्य में वो खाटी शब्द, वो देशक जो शब्द हैं वो आए, वो लोग आए, और फिर वो अकादमियों तक पहुँचे। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो अकादमियाँ विवश हो जाएंगी उसे रिकॉग्नाइज करने में कि नहीं, बहुत लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है, तो इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम हमारे लोग को कहाँ ले जा रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को हमारे साहित्य में प्रतिध्वनित होने दे रहे हैं या नहीं, या हम भी वही लिख रहे हैं जो बोल्ड लेखन, जो आधुनिक लेखन, जो दिल्ली हम इशारा कर दे, हम उस पर लिखना शुरू कर दें। तो प्लीज़ उस इशारे से बचे, आप जो चाहते हैं वो लिखिए, आधुनिकता भी रचिए, लेकिन ज़मीन मत छोड़िए, जैसा कि ज्योति जी ने कहा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेरणा जी। और अपने वक्तव्य में आदरणीय ज्योति जी ने कहा भी था कि यदि बाबई का एक बंदा, एक आदमी खंडवा पहुँच कर पूरे देश में तो प्रसिद्ध हो सकता है, यदि कालमुखी से दादा पहुँच के खंडवा आगे जा सकते हैं, यदि मंदसौर से मेरी बहन इंदौर पहुँच के आगे जा सकती है, तो ये हमारी बेटियाँ जो पीछे बैठी हैं ये भी आगे जा सकती हैं। मैं यूँ समझ लीजिए कि कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में आपसे ये चाहूँगा कि इन बेटियों के लिए आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस बात से मैं पहले तो शुरू करती हूँ कि हमारा जो विषय था वो ये था कि मालवा निमाड़ की उपेक्षा कब तक, मालवा निमाड़ के साहित्यकारों की उपेक्षा कब तक। पहले गरिमा ने जैसा कहा कि विचारधारा वाली बात है, तो हमारे यहाँ के प्रभुदा थे, प्रभु जोशी जी थे, वो वामपंथी विचारधारा के थे, लेकिन वे मालवा से ताल्लुक़ रखते थे, तो दिल्ली में वो जगह नहीं बना पाए जो होना चाहिए थी। मन्नू जी मालवा से आती हैं, लेकिन मन्नू जी ने जिस सकारात्मकता की मैं बात कर रही हूँ, हम में दम होना चाहिए, हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम उसके लिए कितनी यात्रा करना चाहते हैं, कितना कदम बढ़ाना चाहते हैं, मन्नू जी ने किया। मैं दिल्ली पहुंची और उन्होंने महाभोज जैसा उपन्यास रचा विशुद्ध राजनीति पर। आप अपने विषय किस तरह रख रहे हैं वो भी तय करता है कि आप कहाँ किस तरह पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम जैसा कि गरिमा ने कहा कि हमें अपनी चीज़ों से परहेज नहीं करना है, मैं को बहुत दुख की बात है, शायद विनय जी को ये बात पता हो कि गत वर्ष या उससे पहले साहित्य अकादमी के पुरस्कार होते हैं, उसमें प्रादेशिक मालवी बोली की पुस्तक का पुरस्कार खाली गया। 51,000 रुपये का वो पुरस्कार होता है, क्योंकि मालवी भाषा में कोई किताब वहाँ आई ही नहीं। उससे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि मेरी किताब वहाँ गई, जो मालवी की लघु कथाओं की ये गोद भराई, लेकिन वो रिजेक्ट इसलिए हो गई क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय पुरस्कार मिले 5 साल नहीं हुए। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने क्षेत्र में रहते हुए अपनी भाषा को ही नहीं रच पा रहे हैं। कहाँ कमी है, हम किसे दोष देंगे? दूसरी बात, हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें। जब मैं संजा के ऊपर एक आलेख रेखा चित्र भेजती हूँ, आहा जिंदगी, वो पूछते हैं कि संजा क्या होती है, उन्हें बताना पड़ा कि संजा ये होती है, हमारे जनपद की मजबूत परंपरा है, और यकीन मानिए उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से आहा जिंदगी में प्रकाशित किया। बात फिर वही आती है जहाँ से मैं शुरू होती हूँ कि दूसरे आपकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन आप अपनी उपेक्षा मत कीजिए। आप मजबूती के साथ खड़े रहिए और अपने मन से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आप छोटी जगह से हैं, आप जनपद से हैं। जनपद ही हैं जो हमारी परंपराओं को बचा कर रखेंगे। जो आधुनिकता है तथाकथित, वो तो कहाँ गुम हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरू में फेसबुक पे बड़ा हल्ला मचा रहता था, फिर मैं बहुत सुखी हूँ कि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। मुझे फेसबुक छोड़े 10 साल हो गए, इंस्टाग्राम छोड़े साल हो गए, लेकिन वहाँ जो एक भीड़ थी उससे धीरे धीरे लोगों का मोह कम होता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो गलाकाट स्पर्धा है ना वो वहाँ देखने को मिलती है। तुमने मुझे लाइक किया, मैंने तुम्हें लाइक किया, बस यही चलता रहता है। फेसबुक लेखक को मैं लेखक कतई नहीं मानती हूँ, भले ही आप उस पर रोज एक पेज लिखते हो। मैं अभी भी लेखक कागज कलम वाले को ही मानती हूँ।
जब तक आप कागज कलम से जुड़े हैं, जो कागज की महक है, स्याही की महक है, ये आपके साहित्य को, आपके लेखन को, आपके जनपद को जीवित रखेगी। वो सदा 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 के लिए आपके साथ रहता है। तो जब बात हो रही है, विषय ये है कि हमारे मालवा निमाड़ की, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मालवा निमाड़ की उपेक्षा होती है ऐसे दूसरे जनपदों की नहीं देखने को मिलती है। पता नहीं क्या बात है, झारखंड, बुंदेलखंड, इधर के जो जनपद हैं वहाँ के लोगों की उतनी उपेक्षा नहीं है। तो मालवा निमाड़ की है, कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है और हमें इसे ही मजबूत बनाना है। विचारधारा कोई भी हो, विचारधारा से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आत्मविश्वास से, अपने आत्मबल से रचा गया साहित्य। और साहित्य ऐसा होगा कि जो दूर दूर तक जाएगा। आपके साहित्य में वो खनक होनी चाहिए जिसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, तब वो साहित्य अपने आप सबके सामने आएगा। प्रचार प्रसार कीजिए। आप किताबें लिखते हैं, आपको गुरेज नहीं होना चाहिए कि अरे मैं अपनी किताब के बारे में इन्हें कैसे बताऊं, बताना पड़ेगा। जब आप महिलाएं साड़ी खरीदने जाती है, साड़ी सामने दिखती है तो खरीदती है, किताब को दिखाना तो पड़ेगा ना, संकोच क्यों करना है। और मैं तो कहती हूँ लोगों से आग्रह कीजिए, भले ही 100 रुपए दीजिए, लेकिन किताब खरीदिए, खरीद के पढ़िए। यही किताबों की खूबसूरती है, यही साहित्य की खूबसूरती है और यही चीज़ है जो आपके साहित्य को, आपके क्षेत्र को, आपके मालवा निमाड़ को बचा कर रखेगी। मालवा निमाड़ की रचनाओं में बहुत खूबसूरती है। हम आज भी जब ही संजा का पितृ पक्ष का जब मौसम आता है तो हम सब कहते हैं संजा तू थारे घरे जा कि थारी भाई मारेगा। हम आज भी उन चीज़ों को नहीं भूले। इसका मतलब है कि जनपद हमारे दिलों में जीवित है। तो जब हमारे दिलों में जीवित है तो उसे कागज पर लाने से क्यों परहेज करना है। मैं यहाँ जो सब बच्चियाँ बैठी है, मैं सुबह से देख रही हूँ, सारे मोबाइल लेकर के रील बनाने में लगे हुए हैं। बेटा इस चीज़ से बचो, इस चीज़ से बचो। मैं ये नहीं कहती सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, बेशक मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता है वहाँ रहिए, लेकिन किताबों से संपर्क रखिए। जो ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं ना, इसका अर्थ ही यही है, सार्थक तभी होंगे जब आप किताबों से दोस्ती कर लेंगे। तो मोबाइल एक तरफ रखने का कहती हूँ, लेकिन साथ में ये भी उसका समाधान देती हूँ कि किताब उठा लो। मोबाइल हम समस्याओं पे बात करते हैं, समाधान पे करते ही नहीं है, लेकिन समाधान ये है कि आप किताबें उठा लीजिए। मैंने अभी बीच में एक लघु कथा थी विनय जी की, उसमें किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि आपने समाधान दिया है। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम बोलते हैं बुजुर्ग परेशान कर देते हैं, कोई काम नहीं करने देते, क्या करें इनका, क्योंकि हम वो कुछ कर नहीं सकते। तो हम उनको मेथी तोड़ने दे दो, धनिया पत्ती तोड़ने दे दो, पुदीना तोड़ने दे दो, वो बैठे बैठे नफासत से तोड़ती हैं। मेरी 86 साल की माँ मेरे घर में वो ये करती है और वो खुश होती है। तो जब हम समस्याओं की बात करते हैं, समाधान की करें। समाधान ये है कि अपने स्वर मुखर कीजिए, अपने आत्मबल को बचाए रखिए और स्वाभिमान के साथ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कीजिए। आपकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप एक बच्ची वहाँ पर डायरी लेकर नोट कर रही है। ये बहुत सुखद वो है कि मोबाइल के युग में उस बच्ची ने अपनी डायरी में नोट करना, उसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जबकि बता दिया गया है कि समय हो गया है, घड़ी के भी 12 बज चुके हैं, हम इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों की उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम अगले सत्र में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। नीलिमा शर्मा हमारे बीच हैं और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आशा मुंशी जी को, वे आए और नीलिमा शर्मा जी का स्वागत करें।
डॉक्टर दीपा मनीष व्यास का स्वागत करने के लिए रश्मि चौधरी जी से अनुरोध करती हूँ। कहाँ से फोटो? यशोधरा भटनागर जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रेखा मंडोई जी से अनुरोध करूंगी। सत्र संचालक विजय सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ विनय भाई साहब से। विनय भाई साहब, आपकी एक और भूमिका की यहाँ पर प्रतीक्षा है। आप विजय सिंह चौहान जो हमारे युवा लघु कथाकार हैं उनका स्वागत करेंगे। सत्र संचालक मोहन वर्मा जी के स्वागत के लिए आदरणीय कैलाश मंडलेकर जी से अनुरोध है कि वे उनका स्वागत करें। और इस स्वागत की श्रृंखला के बाद मैं मंच सौंपती हूँ मंच संचालक और इस सत्र के संचालक श्री मोहन वर्मा जी को कि वे इस सत्र का संचालन करें। बहुत धन्यवाद गरिमा जी। लघु कथा से गायब होती लघु कथा, इस विषय पर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सत्र है उस सत्र में मंच पे मेरे जो प्रतिभागी साथी हैं उनका स्वागत और सुधी श्रोता के रूप में आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं आप सबका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। 2 दिवसीय इस शिवना समागम में जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर से जो चर्चा हो रही है उसी का एक हिस्सा है। साहित्य के अलग अलग विधाओं के ऊपर से जो चर्चा हो रही है उसमें लघु कथा के ऊपर से बात करने के लिए हमारे बीच में 4 सम्मानीय लघु कथाकार हैं और आप लघु कथा में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। चूंकि लघु कथा अपने आप में एक इतनी समृद्ध विधा है और बहुत छोटे में अपनी बात कहना, लघु कथा क्या है, लघु कथा किस तरह से लिखी जा रही है, लघु कथा का स्वरूप क्या है, अगर हम देखेंगे तो बहुत पहले से जो हमारी पत्र पत्रिकाएं, प्रतिष्ठित पत्रिकाएं आती हैं वहां से लेके तो लघु पत्रिकाओं तक में छोटे छोटे कॉलम में या एक ब्लॉग के अंदर से जो तो आदमी जब उनको पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका रहता है कि यार मैं छोटे में अपनी बात कैसे निपटा दूं या छोटे से या मैं अपनी खुद की अगर बात कहूं तो मैंने शुरुआत में कोई भी पत्रिका आती थी तो उनका तरफ ये दिखता था। वहां से लेके तो हम अगर धार्मिक पत्रिकाओं की बात करें और कल्याण या इस तरह की जो पत्रिका उनमें भी ब्लॉग के अंदर छोटी बोध कथाएं होती थी या उनमें भी संदेश होता था। और वहां से लेके तो या उसके पहले अगर हम बात करें तो दोहों की अगर बात करें तो रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, उनमें भी सार अगर वो गद्य रूप में अगर कहा जाए तो हम पद्य रूप में कहा जाए तो गद्य में हम उसे कहीं ना कहीं लघु कथा के रूप में ही मानते हैं। और वर्तमान में भी सोशल मीडिया के दौर के अंदर से जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है तो लेखकों की भीड़ भी जिनके अंदर भावाभिव्यक्ति है, संवेदना है या कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी के मन में कोई सवाल है तो उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बहुत से ऐसे रचनाकार या बहुत से लेखक भी हमारे बीच में आए हैं जो उसमें से कितनी सार्थक है कितनी सार्थक नहीं है ये सब तो पाठक वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है या हर सेशन के अंदर से सोशल मीडिया की बात हो रही है। तो जब लघु कथा में हम बात करते हैं तो हम सोशल मीडिया को परे रखते हुए बात नहीं कर सकते। हमारे बीच में लघु कथा के बीच में आज हम बात करने के लिए हमारे बीच में जो हैं तो मैं सबसे पहले हमारे साथियों से आपका छोटा सा परिचय बता दूं। उनका हालांकि परिचय बहुत बड़ा है और उसको 3-4 लाइनों के अंदर से जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी हमारे बीच में दिल्ली से नीलिमा जी आती हैं जो मेरे पास ही विराजित हैं। आपके 2 कहानी संग्रह आए हैं, एक उपन्यास आया है, एक लघु कथा संग्रह आया है और कई महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का आपने संपादन भी किया।
कहानियाँ अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। उर्दू, पंजाबी, जापानी भाषाओं में भी आपकी कहानियों का अनुवाद हुआ है। तमाम पुरस्कारों और सम्मानों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं नीलिमा दीदी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में दीपा मनीष जी हैं, जो आप इंदौर से आती हैं, अहिल्या की नगरी से। अहिल्या की नगरी से हमारे बीच में 2 लोग हैं, विजय सिंह जी भी हैं। मनीषा जी का लघु कथा संग्रह आईना हंसता है, ये प्रकाशित हुआ है और विगत 2 दशकों से अधिक समय में आप लेखन में सक्रिय हैं। ख्यात लघु कथाकार सतीश दुबे जी के समग्र साहित्य पर आपने PhD की है। कुशल संचालक होने के साथ ही अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं और लगातार प्रकाशित हो रही हैं। हमारे बीच में हमारे शहर की माँ चामुंडा की नगरी से यशोधरा जी आती हैं, यशोधरा भटनागर जी। आपके 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, एक यात्रा वृत्तांत। कविता और लघु कथा संग्रहों में आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। लघु कथाओं का बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, अवधी, भोजपुरी, मलयालम, तमिल, गुजराती और मालवी में अनुवाद भी हुआ है। हमारे बीच में विजय भाई आते हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और लेखन से लघु कथाकार। आप क्षितिज, विचार प्रवाह, कथा दर्पण के साथ शब्दकोश, सरस्वती सुमन, साक्षात्कार, लघु कथा कलश, वीणा जैसे अनेक पत्र पत्रिकाओं के साथ तमाम अखबारों में नियमित लेखन करते हैं, आप प्रकाशित होते हैं। मालवी, निमाड़ी, उड़िया, बंगला में आपकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है और लघु कथाओं के अनेक विशिष्ट पुरस्कार भी आप सब ने जीते। इसे वरिष्ठ लघु कथाकारों के बीच में एक अधीन से व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है कि विषय का संचालन करे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम सब विषय के ऊपर से ठीक ठाक बातचीत कर सकें और उसका कुछ समग्र रूप निकल के आ सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, लघु कथा को लेके भी बहस भी होती है। लघु कथा एक विधा है या विधा नहीं है। लघु कथा क्या एक सपट बयानी है या लघु कथा के अंदर से कोई ऐसा सार तत्व है जिसके अंदर से हम निकल के कुछ विचार आता है, कुछ संदेश आता है, या कोई सवाल खड़े होते हैं या सवालों के जवाब भी उन लघु कथाओं के माध्यम से हमें मिलते हैं। हम अपने साथियों से इस विषय में बात करेंगे और सीधे सीधे कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से हम प्रयास ये करेंगे कि हम उस बात को या उस विषय को कहीं ना कहीं छू सकें, या हम इस तरह से हम सब के बीच में विमर्श की तरह भी निकल के आ सकें। तो मेरे साथ में नीलिमा जी बैठी हैं, दिल्ली से आती हैं, आप वरिष्ठ लघु कथाकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। नीलिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहित्य में आज लघु कथाओं का स्थान क्या है और इनको एक महत्व के रूप में, या इनका महत्व क्या है? साहित्य की तमाम विधाओं के बीच में बड़ी बड़ी कहानियाँ आती है, बड़ी कविताएं आती है, पर आदमी छोटी सी लघु कथा के अंदर से ऐसा क्या ढूंढता है कि जिससे उसे संतुष्टि भी हो और ऐसा लगता है कि हाँ, लघु कथा की विधा के माध्यम से कुछ सवाल भी हैं, उन सवालों के कुछ जवाब भी हैं। हेलो, मैं नीलिमा शर्मा दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं देहरादून से हूँ। बेसिकली तो मुझे अपने शहर का कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता है दिल्ली की बजाय। तो सबसे पहले सर, आपने पूछा लघु कथा क्या है। लघु कथा मुट्ठी भर अक्षरों का, मैं थोड़े से अपने शब्दों में परिभाषित कर रही हूँ। लघु कथा मुट्ठी भर अक्षरों में एक वो कहन है जिसमें एक पूरा संदेश होता है, एक पूरी कहानी, उपन्यास, कुछ भी कहो, एक पूरा समग्र उसके अंदर समाया होता है जो हम अपने भावों से कहना चाहते हैं। उसको अगर आप एक लघु कथा पढ़ जाएं तो उसके बाद आपको ये जानने की इच्छा न हो कि फिर आपको उसी में ही सार तत्व का प्राप्त हो। लघु कथा वो मुट्ठी भर अक्षर है। आपसे अगला प्रश्न ये पूछा कि लघु कथा आज क्या महत्व है। आज एक लघु कथा को संपूर्ण विधा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अब वो पत्रिकाओं में फिलर की तरह प्रयोग नहीं होती है। अखबारों में अगर इंडिया के कहीं पर एक छोटा सा कॉलम बच गया है तो वहाँ के लिए एक लघु कथा की मांग नहीं होती है। स्पेशली लघु कथाओं की डिमांड होती है कि कृपया हमारी पत्रिकाओं के लिए लघु कथा भेजिए। मैं खुद पुरवाई पत्रिका की उप संपादक हूँ, तो मैं खुद कई लोगों को मैसेज करती हूँ कि आप अपनी लघु कथाएं भेजें। और लघु कथाएं जब मैं पढ़ रही होती हूँ तब मैं देखती हूँ कि वो लघु कथाएं क्या सार्थक है या नहीं है, या सिर्फ एक शब्दों का समूह है। नहीं, वो समूह सार्थक भी होना चाहिए। तो लघु कथा अपने आप में एक संपूर्ण विधा है, एक परिपक्व विधा है,
एक पूर्ण विधा है। लघु कथाओं का होना हर पत्रिका के लिए अब अवश्य वही हो गया है। बड़े बड़े पुरस्कार लघु कथाओं के नाम से अब आज की तारीख में निकल रहे हैं। तो ये तो है कि लघु कथा को स्वीकारा जा चुका है समाज में, लघु कथा अपने पथ्य में नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसीलिए ये 2 दिवसीय साहित्य समागम के अंदर से एक विशिष्ट सत्र खास करके लघु कथा पे विमर्श के लिए दिया गया है। तो आपकी बात में, मगर जो आज का सवाल जो संदर्भ है, तमाम विधाओं के अंदर से, साहित्य के तमाम विधाओं के अंदर से रचनाकार अपनी रचनाएं कर रहे हैं, और लघु कथा के अंदर भी दिनों दिन चूंकि आज समय की कमी का ये जो एक दौर है हमारे बीच में, उन सब के बीच में आदमी त्वरित छोटा मोटा कुछ लिख के उसको ऐसा लगता है कि एक लघु कथा का रूप हो गया, और लघु कथा के रूप में हमारे सामने परोसा जाने लगा है। तो मैं दीपा जी से एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या वाकई में लघु कथाओं के बीच में से लघु कथा गायब है? आप ऐसा लगता है, आप एक लेखक के रूप में आपके विचार क्या हैं? कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अगर हम बोले लघु कथाओं के बीच में से लघु कथा गायब है, तो अगर मैं इसके पक्ष में जाकर बोलती हूँ, आपकी बात का समर्थन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं लगता है कि लघु कथा गायब हो रही है। क्योंकि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम लघु कथा लिख रहे हैं या लघु कहानी लिख रहे हैं। जब हम कहानी की तरफ जाएंगे तो कथा अपने आप गायब हो जाती है और कहानी का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ लघु कथा गायब है, क्योंकि हमने बहुत सारी लघु कथाएं पढ़ी है, बहुत सारे लघु कथाकारों को हमने सुना है, उन्हें जाना है, और हम इसलिए उसको ये ऐसा मोड़ आ जाता है क्योंकि हम ये बोलते मुझे तो लघु कथा ही लिखना है, लेकिन मुझे लघु कथा लिखना है, ये फर्क हो जाता है। जैसे अगर मुझे तो लघु कथा ही लिखना है, मतलब मैं और कुछ नहीं सोचूंगी, मुझे तो बस लिखना ही है, तो वो लिखना ही है के चक्कर में मैं जो मेरे मन में आएगा मैं वह लिखूंगी। लेकिन मुझे लघु कथा लिखना है तो मैं उसका संपूर्ण अध्ययन करूंगी, मैं उसको जानूंगी और फिर उसके समस्त पक्षों को देखते हुए लेखन करूंगी। और इसमें फिर कहीं ना कहीं शिल्प की तरफ भी मैं ध्यान दूंगी, कहीं ना कहीं भाषा शैली की तरफ भी मैं ध्यान दूंगी, और कहीं ना कहीं मैं शब्दों की तरफ भी दूंगी। लेकिन अगर मैं बहुत सारी लघु कथाओं के बीच में सिर्फ मुझे ही केंद्रित करके करूंगी तो हो सकता है वो लघु कथा खो जाएगी। और यहाँ पर आकर मैं यही कहूँगी कि हाँ, लघु कथाओं की भीड़ में लघु कथा खो गई, है ना। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत करूँगी कि लघु कथा कोई नहीं है, वो छूट सी गई है। हम सब जानते हैं, आज हम बोल रहे हैं कि लघु कथा एक सशक्त विधा के रूप में सामने आई है, लेकिन क्या वह सचमुच एक सशक्त विधा के रूप में सामने आई है? क्या हम अभी भी कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र सब की तरफ जाते हैं? क्या आज भी हम लघु कथा को वो मान या वो सम्मान दे पाए हैं जो वो उसको मिलना चाहिए, जिसका एक बोलते ना एक उत्तम चयन के आधार पर, या एक चयनित होना चाहिए हर जगह। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक जाती हूँ, कहीं मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम कहानी, उपन्यास, कविता सबको उतना महत्व दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं मन के एक कोने में ये पीड़ा होती कि उतना लघु कथा को नहीं मिल पाया, क्योंकि उसमें एक सोच आ जाती है। जैसे आपने बोला, लघु कथाओं की भीड़ में एक सोच आ जाती है, लघु कथा ही तो लिखना है, मैं तुम पर लिख दूँ, मैं इन पर लिख दूँ, मैं उस पर लिख दूँ, तो वो तो खो गई, मैंने क्या लिखा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खो तो गई है, पर वो पूरी तरह से नहीं, छुपी हुई सी, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो मेरा बस यही है कि लघु कथाओं की भीड़ में लघु कथा कोई नहीं है, छुपी हुई है, तो हम सब मिलकर उसका एक आवरण हटा देंगे, वो फिर सामने आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी के साथ में मैं, हमारे बीच में यशोधरा जी हैं, यशोधरा जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लघु कथाओं के मारक और प्रभावी होने के लिए एक लघु कथाकार के रूप में, चूंकि आपकी 3 लघु कथा संग्रह भी आए हैं, एक लेखक के रूप में आपको क्या लगता है कि लघु कथा किस तरह से प्रभावी और मारक हो सकती है? चूंकि अपने आप में लघु कथा एक बहुत संक्षिप्त रूप है, बहुत छोटी सी 4 लाइनों में, 6 लाइनों के अंदर से आप संदेश दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, अपनी संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं।
तो ऐसे में जो जैसे कि अभी दीदी ने कहा कि लघु कथाकारों की भीड़ के अंदर से उसके अंदर से लघु कथा जैसे कि गायब हो रही है, उसे स्वीकार भी रहे हैं, तो हमें उसको जिस तरह से एक लेखक के रूप में हम काम करते हैं, आपको क्या लगता है मारक पर प्रभावी किस तरह से एक लघु कथा हो सकती है? या आपने 3 संग्रह भी आपके आए हैं, तो अपने विचार हम जानना चाहिए। धन्यवाद मोहन जी। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं जो बात कहना चाहूँगी कि मेरे लिए लघु कथा क्या है, तभी मैं कह पाऊँगी कि मारक क्यों है और कैसे बना सकते हैं। तो मेरे लिए जो मैं मानती हूँ कि लघु कथा क्षण को पकड़ती है, एक क्षण उसको पकड़ती है और उस क्षण को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण कथ्य जो है उस क्षण के इर्द गिर्द बुना जाता है, उसी पर केंद्रित होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आरंभिक रचनाओं में मैं इन चीज़ों को अपनी रचनाओं में गायब पाती थी। एक विद्यार्थी हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, और जब मैंने आरंभ किया लिखना तब मैंने अपनी ईमानदारी से मैं बताऊँ तो हर लेखक के समान मेरी रचनाओं में भी कुछ कच्चापन था जो आज मैं नहीं पाती हूँ, और अभी भी उनमें सुधार की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी रचनाएं आज पूरी तरह से पक गई हैं, परंतु जब मैं पढ़ती हूँ या लिखती हूँ 1 बार 2 बार तो उनमें सुधार की गुंजाइश मुझे बार बार दिखती है। तो लघु कथाओं में हम उस क्षण को पकड़ लें, वो उसकी आत्मा है, कथ्य को हम इस सब के इर्द गिर्द बुनते हुए आगे बढ़ाएं, प्रवाह बनाएं। बिना प्रवाह के यदि हम उसको जबरदस्ती आगे बढ़ाएंगे और अंत की ओर ले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक भार सा लगता है, उसमें वो प्रभाव आ ही नहीं पाता है। और जो पंच आना चाहिए या चमत्कार जिसको बोल देते हैं, तो जरूरी नहीं है। पंच कैसा हो कि पाठक को प्रभावित कर सके, पाठक उसको बहुत समय तक उसके बारे में सोचता रहे। वो जैसे हम लोगों ने वो दोहा पढ़ा है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये लघु कथाएं वैसी ही हैं कि दिखने में तो छोटी हैं, आकार प्रकार बहुत छोटा है, किंतु हमारे हृदय में कहीं बहुत गहरे उतर जाती हैं और केवल क्षणिक नहीं होता इनका प्रभाव, और काफी समय तक ये प्रभाव बना रहता है। और आज के समय में यह आवश्यक भी है, जब हम कहते हैं कि फंक्शनल इलिटरेसी बढ़ गई है, और हम देख रहे हैं समाज में क्या प्रभाव है इस फंक्शनल इलिटरेसी का, क्योंकि आजकल जो शिक्षा है वो सीमित रह गई है केवल पुस्तकों तक, परीक्षाओं तक। तो ऐसे में हमारा दायित्व, हम लघु कथाकारों का दायित्व भी बढ़ जाता है कि हम इस चीज़ को एक बोध कथा के समान, मतलब उसमें उपदेशात्मकता ना हो, क्योंकि उपदेशात्मकता हमेशा लघु कथा में भार स्वरूप रहती है, उसको एक भार सा लगता है लघु कथा पर, मुझे लगता है जबरदस्ती इस पर लाद दिया गया है। तो उसे लादने की आवश्यकता कदापि नहीं है, उसे हम सहज ही आने दें और कई बार उसे इस प्रकार से छोड़ दें कि मौन, ताकि पाठक भी उसके साथ जुड़ जाए और उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, सोचे। आजकल समय बहुत कम है जैसे आपने कहा, और ऐसे में पाठक को यदि हमें जोड़ना है इस दौड़ भाग की जिंदगी में, तो आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटी छोटी लघु कथाएं जिसको पढ़ने के लिए यदि वो इच्छुक भी है तो वो प्रारंभ से ही उसको पकड़ ले, पहली पंक्ति की पाठक को अपने साथ बांध ले और अंत तक ले जाए और उसे सोचने के लिए बाध्य करे, विषय पर बात करें। तो इस तरीके से यदि मारक बनाना है तो हमें कथ्य पर ध्यान देना होगा, हमें भाषा पर ध्यान देना होगा, हमें उसकी संकेतात्मकता पर ध्यान देना होगा, हमें और उसके जो अंत है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो ये जितने भी तत्व हैं इन्हें हम भली प्रकार से देखें और इसको बुनने में, पूरे शिल्प को बुनने में, गुरने में, हर चीज़ में हमें थोड़ा सा समय देना होगा। इसके लिए कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। यदि हम जल्दी करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो पाठकों तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान यही है कि हम अपनी लघु कथा को मारक या पंच के माध्यम से इस प्रकार से बनाएं कि वो संकेतात्मक हो और अपने प्रतीक के माध्यम से पाठक तक बहुत भली प्रकार से पहुँचे। भाषा और शब्द इस प्रकार से जुड़े हुए, यदि हम कहें कि शब्द, तो शब्द भार ना हो, कहीं ना कहीं अलंकारिक भाषा का प्रयोग हम करते हैं तो क्लिष्टता आ जाती है।
इससे भी जो पाठक हैं वो जुड़ नहीं पाते। अभी मैं बात कर रही थी तो मेरी आरंभिक रचनाओं में तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग मैंने किया है। तो अभी मेरी एक सखी मुझसे बोल रही थी कि आप ना थोड़ा आसान शब्दों में लिखा करो। मैंने कहा नहीं, मैंने ये सीख लिया है, मैंने ये सीख लिया है कि मैं अब जो पात्र की भाषा है, आमजन की भाषा है, उसी में ही लिखना मैंने आरंभ किया। तो वो एक कच्चापन जो था उसे भी सुधारने का मैंने प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें खुद को निरंतर सुधारना है, परिष्कृत करना है, परिमार्जित करना है। कोई भी एकदम प्रवीण नहीं होता, दक्ष नहीं होता, विद्यार्थी हैं हम सब और सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से लघु कथा में पंच आएगा, मारक क्षमता उसकी बढ़ेगी। जी बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि साहित्य की किसी भी विधा के अंदर से अगर आप लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं या लघु कथा लिख रहे हैं या और किसी भी विधा में अगर आप लिख रहे हैं, पर अगर इन सब चीज़ों को कि हम अपनी रचना को किस तरह से प्रभावी बनाएं और वो पाठक तक पहुंचे, याद रहे, भले वो छोटी लघु कथा हो या बड़ी कहानी हो, कोई सी भी कहानी हो। मैं बीच में पंकज जी भाई साहब से बात कर रहा हूँ, उनका भी मैंने एक कहानी संग्रह पढ़ा था जोया कॉटेज, उसमें एक अलग टाइप की कहानियाँ, मतलब मैं लगातार कहानियाँ भी पढ़ता हूँ या हम पढ़ते हैं या हम सब चीज़ें लिखते भी हैं। यहाँ पे जितने भी लोग 2 दिनों में यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग विधाओं के अंदर से काम करने वाले हैं। और जो अभी यशोधरा जी ने जो बात कही वो यही है कि ये एक लेखक की जिम्मेदारी तो है ही, और समय के साथ हमारे लेखन में जिस तरह से परिपक्वता आना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि शुरू में मैं जो लिखती थी या जिन शब्दों को यूज़ करती थी, या अब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि अगर मैं उसको किस तरह से सरल बना सकती हूँ या किस तरह से वो लोगों तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचे उसका प्रयास करती हूँ। तो यही मेरे ख्याल से एक लेखक की एक जिम्मेदारी भी है, और इस तरह से हम अपनी रचनाओं के माध्यम से अधिकतर लोगों तक जुड़ सकते हैं। मैं विजय भाई चूंकि हमारे बीच में अधिवक्ता हैं और लेखक भी हैं, तो अधिवक्ता होना एक अलग चीज़ है और लेखक होना एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक कानूनी दाव पेच है। मगर मैं विजय भाई से भी बीच में बात कर रहा था, तो विजय भाई का कहना ये था कि यार मैं साहित्य की तमाम विधाओं के बीच में से मुझे ऐसा लगता है कि लघु कथा लेखन एक अपने आप में एक ऐसी विधा है कि जिसके अंदर से मैं काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा संतोष मिलेगा, और वो लगातार उसी पे काम भी कर रहे हैं। तो विजय भाई से मैं जानना चाहूँगा, विजय सिंह जी चौहान से जो इंदौर से आते हैं, कि लघु कथा लिखते वक्त आपके अंदर से आपके जहन में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आपको तुरंत, क्योंकि एक तो लेखन सायास होता है और एक स्वतः निकल के आता है, और कोई भी लेखक जो होता है किसी भी, मैं चूंकि अगर अपनी बात करूं तो मैंने व्यंग्य भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं और सामाजिक सरोकार के आर्टिकल्स भी लिखे हैं। पर अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अगर लिखना है और मैं सिर्फ लघु कथा पे केंद्रित करना चाहता हूँ या करता हूँ, तो आपके जहन में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि ये इस विधा के अंदर मैं अपनी बात प्रभावी तरीके से कह पाऊँगा? विजय भाई। धन्यवाद जी। पहले मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी सूक्ष्म चेतना को प्रणाम करता हूँ, मेरे समक्ष विराजित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। पहली बात तो वरुण जी, आपने सबसे अंतर में उतारा, सारे बल्लेबाज जो है बैटिंग कर चुके हैं, मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। फिर भी मुझे ये लगता है कि जब मैं लेखन करने के लिए प्रेरित हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी कहानियाँ लोग कम पढ़ते हैं, कविताओं का जोन अलग है, गज़लों का जोन अलग है और व्यंग्य का जोन अलग है, जैसे साहब ने बताया। मेरा जो मूल उद्देश्य लेखन का है, मेरा शब्द दान करना निकले हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे बैठे हैं, जो परिवार बैठा है, जो बेटियाँ बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, अगर इनके बीच में मैं कुछ बीजारोपण कर सकूँ, ये मेरे मन में है, मेरे जहन में है, तो मैं इन लोगों के लिए लिख रहा हूँ। और मैं अपने लेखन का प्रयास करता हूँ कि मैं परिवार की बात करूँ, समाज की बात करूँ, परिवार की बात करूँ, समाज की बात करूँ, संस्कृति की बात करूँ, देश की बात करूँ, अपने देशज की बात करूँ, मिट्टी की बात करूँ। तो मैं तो शब्द दान करने निकला हूँ, मुझे विषय भी सब इन्हीं के बीच में से मिलते हैं। मुझे विषय लेने कहीं जाना नहीं पड़ता है, कभी सब्जी मार्केट चले गए, वहाँ से विषय लिया है, कभी आप लोगों के बीच बैठ गए, वहाँ से लिया है, कभी को सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ ली, वहाँ से लिया है। तो जैसे दीदी ने बताया कि क्षण को पकड़ना है आपको, और क्षण को पकड़ने की आदत की हो जाती है, अगर आप इस कर्म में निकलते हैं ना, तो धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाती है। तो लघु कथा क्षण को पकड़ते हैं और उसके बाद अनुभूति से उसको लिखना पड़ता है। हेलो। तो जी लघु कथा शब्दों का खेल नहीं, ये अनुभूति का एक्सप्रेशन है।
और उसको वेदना संवेदनाओं को पकड़कर अपनी बात को शब्दों में ढालना पड़ता है। कोशिश करता हूँ कि छोटी सी स्टोरी में मैं अपनी पूरी बात कह दूँ, ज़मीन से जोड़कर मैं आसमान की बात कर दूँ, तो मैं वही प्रयास करता हूँ लघु कथाओं की बात करते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये एक शब्दों का खेल नहीं है। आमतौर पे जिस तरह से अभी चीज़ें देखने में आती है, सपाट लघु कथा की तरह से सामने आ रहा है, उसके अंदर से लेखक क्या कहना चाह रहा है, और फिर चूंकि जिस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे सोशल मीडिया के सब हैं, उसके अंदर से तमाम सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं। आप सरसरी निगाह से उसको देख के आप पलट के आगे चले जाएं। कोई लघु कथा, बहुत सी लघु कथा, अगर आपने 100 लघु कथाएं पढ़ी है तो 2 या 5 आपको ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आपको रुक के और सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि आपने कहा कि शब्दों का खेल नहीं है, तो इन सब के बीच में जो सवाल भी आज के सदन में जो रखा गया है कि क्या लघु कथाओं की भीड़ में से लघु कथा गायब होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करता है। लघु कथा हमारी संवेदना को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे आसपास के वातावरण को, जहाँ से चूंकि साहित्यकार या लेखक कुछ भी अगर उठाता है या किसी भी विधा में अगर लिखता है तो वो अपने आसपास के परिवेश के अंदर से ही उन सारी चीज़ों को लेता है। ये सारे सवाल जो हैं सिर्फ लघु कथाओं के संदर्भ में नहीं है, ये कविता के संदर्भ में भी हैं, कहानी के संदर्भ में भी हैं। कई बार आप सपाट बयानी से आपको देख के लगता है कि हम लघु कथा की बात कर रहे हैं, मैं लघु कथा पढ़ रहा था, छोटा सा ही है, पर मैंने रुक के इसको देखा, मैंने पढ़ा, पर इसके अंदर से क्या है, मतलब इसमें कोई संदेश है, कोई अभिव्यक्ति है, कोई संवेदना है या क्या है। तो ये ऐसे सवाल जो होते हैं या ऐसी भीड़ के अंदर से जो लोग आ रहे हैं, और उन सब के बीच में हम आज इस सवाल को लेकर अगर यहाँ बैठ कर विमर्श कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं, जैसे कि दीपा दीदी ने भी ये कहा था कि ये सवाल तो है, तो वो लेखक की अपनी तो जिम्मेदारी, जैसे कि आप सबने कहा गया, हम सब अपनी जिम्मेदारी जिसको कह रहे हैं कि इसमें मारक कैसे बने, प्रभावी कैसे बने, मगर बहुत सी लघु कथा ऐसी आ रही है कि इस सवाल को लेकर हमें इस संदर्भ में बैठ के विमर्श करने की आज जरूरत पड़ी है। मैं दूसरे सवाल के लिए फिर वापस नीलिमा जी के पास में आता हूँ। और नीलिमा जी की कई लघु कथाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आप उत्तराखंड से भी आती हैं, दिल्ली जैसी जगहों में भी रही हैं, और आपकी, तो मैं आपसे खाली ये जानना चाह रहा हूँ नीलिमा जी, आपकी कई लघु कथाओं में कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। लघु कथाओं में कथ्य, आकार, इनके अलावा आंचलिकता और भाषा को लेके आप कुछ अगर कहना चाहती हैं तो हमें लघु कथा संदर्भ में बताएं। धन्यवाद आपका। लघु कथा हम क्यों लिखते हैं? हम अपने आसपास के परिवेश में से कुछ क्षणों को चुराते हैं, उनमें भावनाओं का समावेश करते हैं, और फिर एक छोटी सी उस क्षण को प्रभावशाली तरीके से हम पाठकों के समक्ष रखते हैं। जिस तरीके से कहानियों में रेणु जी दिखते हैं, अभी मैंने इससे पूर्ववर्ती सेशन में भी सुना कि बंगाल में शरदचंद्र जी दिखते हैं, और राजस्थान में वो मोहन सिंह भावी ऐसे नाम कुछ है वो दिखते हैं। हाँ, काफ़ी सारे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लघु कथाएँ लिख रहे हैं, और हम लघु कथाएँ लिखने में 10 लघु कथाओं की एक कखहरा, हर चीज़ को लिखने का एक कखहरा होता है, तो अगर हम उस कखहरे को पार कर गए, सबसे पहले तो संवेदनाएँ, और जो अभी से यशोदा ने भी बोला और उन्होंने विजय जी ने भी बोला कि लघु कथाओं को कैसे परिपक्व बनाएं, मैं उसके अगले पड़ाव की तरफ जाती हूँ। अगर हमने कखहरा सीख लिया है, अब हम लघु कथाओं को कैसे प्रभावशाली बनाएं और उसमें आंचलिकता का पुट क्यों लाएं। हम प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं? मुट्ठी भर अक्षर को लेकर कथाएं हम लघु कथा लिखने बैठे हैं, तो सबसे पहले हमें विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम किस विषय को ले रहे हैं? वो विषय सिर्फ एक स्ट्रोक होगा, वो स्ट्रोक आता है दिमाग में, इस टॉपिक पे लिखना है। वो विषय आपने ले लिया, आपने उस पर लघु कथा के लिए पात्र चुने अपने मन ही मन में। ये सारा मानसिक कार्य होता है, कोई पेपर वर्क नहीं होता। आपने उसके ऊपर मतलब पात्र का चुनाव किया, अब आपने परिवेश का चुनाव करना है। परिवेश का चुनाव आप कैसे करेंगे? वही सेम चरित्र को, मैं गरिमा का चरित्र बंगाली में भी लिख सकती हूँ, मैं गरिमा का चरित्र पंजाबी में भी लिख सकती हूँ, मैं गरिमा का चरित्र उत्तराखंडी भाषा में भी लिख सकती हूँ। अब ये परिवेश मुझे चुनना है और ये अंचल मुझे चुनना है। मेरे पाठक वर्ग कैसा है, मेरा अपना पाठक वर्ग कैसा है, मुझे उस पर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है, और दूसरी चीज़ मैं किस क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ। अपने जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, पंजाबी में लिखें, किसी भी भाषा में लिखें, लेकिन और उसके बाद अगर आप हिंदी में भी वापस आ गए हैं
तो भी आपकी उस लघु कथाओं में उस भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियों का समावेश होना जरूरी है। हम अपनी जड़ों को वापस क्या लौटा रहे हैं? मातृभाषा, हमने बचपन में पहला शब्द बोला, उस शब्द को आज माँ सरस्वती ने अगर हमें लिखने लायक बनाया है तो हम उस माँ सरस्वती को अपनी उस मातृभाषा के कुछ शब्द तो लौटाएं। इसलिए मेरे लिए मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, मैं कविताएं भी लिखती हूँ, लघु कथाएं भी लिखती हूँ, मेरा उपन्यास भी अभी उपन्यास आया है, और वैसे मैं 2 साझा उपन्यास भी लिख चुकी हूँ जिसको बहुत पुरस्कार मिल चुके हैं। तो मैंने कई विधाओं में लिखा है, संस्मरण में लिखे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अंचलिकता जरूर आना चाहिए। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, रहती उत्तराखंड में, यूपी में पैदा हुई, शादी के बाद उत्तराखंड में रही, अब लास्ट 10 ईयर से दिल्ली में हूँ, और शायद वापस पंजाब में वापस या तो सेटल हो जाऊंगी या वापस उत्तराखंड चली जाऊंगी, कुछ नहीं पता। तो मैं भारत हूँ, उत्तर भारत हूँ, मैं किसी एक प्रदेश की नहीं हूँ। तो मेरी भाषा में मेरा ये अपना है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी लघु कथाओं में ये शब्द आए, ताकि मेरी लघु कथाएं मेरी पहचान बन सके। हम लघु कथाएं क्यों लिख रहे हैं? हम कुछ भी लिखें, क्या लिखें, अपने डायरी के पन्नों में लिख दें। अगर हम साहित्य में आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारी पहचान बने, हम लघु कथाकार कहलाना भी चाहते हैं। हमको कहते हैं ना, कहना भी नहीं, तेरा होना भी जरूरी है और कहलाना भी नहीं। हम लघु कथाकार बनना भी चाहते हैं, हम साहित्यकार बनना भी चाहते हैं, लेकिन साहित्य के मानकों पर उतरना भी नहीं चाहते। ये गलत है। कुछ भी लिख देना, लघु कथा लिख देना नहीं है। कोई भी एक दिमाग में विचार आया, आपने फटाफट एक पैराग्राफ लिखा, उसको फटाफट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, 50 लाइक आ गए, हर एक ने लिख दिया वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं क्योंकि जब पुरवाई की संपादक हूँ तो फिर लघु कथाएं मेरे पास आती है। कई लघु कथाओं को तो देख के मुझे लगता है कि मैं उनको लिखूं कि प्लीज आप लघु कथा लिखना छोड़ दीजिए, इससे बेहतर आप संस्मरण लिखिए। आपने जो लिखा है वो संस्मरण ज्यादा है, लघु कथा कम है। उनके घर में सब्जी वाला आया और सब्जी वाले ने कुछ कहा, उसको उन्होंने एक लघु कथा के रूप में हमें भेज दिया। वो लघु कथा कहीं नहीं थी, ना उसके अंदर शुरुआत अच्छी थी, ना उसके अंदर भाषा अच्छी थी, ना उनका अंत अच्छा था, ना कोई संदेश था। संदेश एक किचन के मसालों के डब्बे में से भी निकल सकता है, संदेश एक बाहर जो सड़क पर हम एक मतलब अमूर्त चीजों में से भी संदेश निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है पात्रों के संवाद से निकालें या किसी चीज से। तो मेरा मानना है कि जिस अंचल में आप रहते हैं, जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं, उस जगह का लघु कथा के अंदर आना बहुत जरूरी है, और ये आपका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पहले जो अभी सत्र हुआ था उसमें मालवा और निमाड़ के लेखकों की बात हो रही थी, और गरिमा जी ने जो बात कही या ज्योति जी ने जो बात कही कि आपके शब्द उसके अंदर से आना चाहिए, आपकी आंचलिकता आना चाहिए, आपकी भाषा उसमें झलकना चाहिए। और जैसे कि यहाँ आप सब बैठे हैं, आप सबकी लघु कथाओं का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि अगर तमिल में बैठ के कोई व्यक्ति अगर आपकी लघु कथा पढ़ रहा है, या बांग्ला में बैठ के अगर कोई आपकी लघु कथा पढ़ रहा है, और उसको ये लग रहा है कि ये मेरे अंचल से या मेरे क्षेत्र से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, और वो उसका अनुवाद करके अपने क्षेत्र के अंदर से उसको विस्तारित कर रहा है, अगर लोगों तक पहुंचा रहा है, तो ये हमारे लेखन की किसी भी विधा की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जी, आप और बात कहना चाहूंगी इसी संदर्भ में कि हम कहानियां जब रेणु की या किसी की भी कहानी पढ़ते हैं, उसमें आंचलिक शब्द जब पढ़ते हैं तो कई बार हम नए नए शब्दों से परिचित होते हैं। तो कथा ये काम कर सकती है, कथा कहानी उपन्यास में हम ऐसे शब्दों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो लघु कथा में क्यों नहीं? लघु कथा अपने आप में एक संपूर्ण विधा है। तो हम लघु कथाकारों का ये भी कर्तव्य है कि हमें भी ये सब प्रयोग करना चाहिए, ये सब लेना चाहिएगा। हम क्यों एक सिंपल हिंदी और एक साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं? हमें ऐसे कठिन संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन हमें अपने ऐसे देशी शब्दों को प्रचलित करना है जो आज इंग्लिश की विदेशी भाषाओं की भीड़ में गुम होते जा रहे हैं। हमें उन शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ही तो ये मानना है कि हर एक को अपने अंचल को अपने भीतर, जैसे हम अपने अंदर अपने अंचल को जीवित रखते हैं, तो हमें अपने शब्दों में भी अपने अंचल को जीवित रखना चाहिए। हम आपस की बातचीत में भी अपने अंचल से प्रचलित शब्द है। अचानक बात करते करते मेरे मुंह से कई पंजाबी के शब्द निकल आते हैं। अचानक बात करते करते मैं गढ़वाली भाषा के शब्द बोल जाती हूँ। अचानक बात करते करते मैं हरियाणवी भाषा में बोल जाती हूँ। इंग्लिश हिंदी तो अपनी भाषा है ही है, तो क्यों नहीं बोले? हम विदेश में जाके उनकी भाषाओं को बहुत ज्यादा वो करते हैं।
सॉरी ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शब्द जा रहा है वो टॉपिक से, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लघु कथाकारों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। सीधा सीधा लिख देना लघु कथा लिखना नहीं है, इसलिए लघु कथाओं की भीड़ में लघु कथा का गुम होना शुरुआत हो रही है, गुम नहीं हुई है। मैं नहीं मानती कि वो छिपी हुई है, मैं नहीं मानती कि लघु कथा में भीड़ है। वो लघु कथाकार भी उसको जैसे कहते हैं ना एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो कुछ लघु कथाकारों ने भीड़ में ऐसे किया है। ऐसा कहानी में भी होता है, ऐसे उपन्यास में भी होता है। सब कोई अच्छा नहीं लिख सकते और सब कोई बुरा भी नहीं लिख सकते। बहुत अच्छी बात है आपकी। और दरअसल ये जो अभी आपने बात कही कि बहुत सी लोग इस तरह से आ रहे हैं जो लघु कथा के नाम पे, चूंकि आज पहले एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि आपने कुछ लिखा, आपने संपादक को भेजा, किसी पत्र पत्रिकाओं में छपा, मगर आज आपके पास में एक विस्तृत आकाश है सोशल मीडिया के नाम पे। तो सोशल मीडिया के नाम पे जिसके मन में जो आ रहा है, भला कि छोटी सी कोई बात जैसे कि आपने कहीं सब्जी वाले के पास गए, सब्जी ली, ये लिया नहीं लिया, तो वो जी तो इस तरह से करके और वो उसको एक लघु कथा का रूप दे देते हैं। जहाँ तक आंचलिकता की बात है या इसके पहले वाले सत्र में ही बात हुई है, मैं जो व्यंग लिखता हूँ तो लोगों का एक कमेंट जो मेरे व्यंगों के मामले में आता है कि इसके अंदर से आपकी जो मालवी शैली है, जो मालवा के शब्द या मुहावरे हैं, वो उसको थोड़ा अलग करते हैं। तो आप कोई भी किसी भी विधा के अंदर से अगर आप लिख रहे हैं तो आपको वो आपका आंचलिकता भी उसके अंदर से झलकना चाहिए। यशोधरा जी भी शायद कुछ कहना चाह रही हैं जी। ये माइक लेने जिसमें से आवाज नहीं आ रही है, ये ले इससे मेरी आवाज हेलो डीप साउंड आएगी। मैं नीलिमा जी से यही कहना चाह रही थी कि मेरी लघु कथाओं में नीलिमा जी थोड़ा आपसे मैं बात करना चाह रही थी कि मेरी लघु कथाओं में पंजाबी पात्र भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, और चूंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो हम जगह जगह घूमे हैं, हम भी पूरा भारत हैं, दिल्ली रहे हैं, तो पंजाबी अच्छी है मेरी। और इस कारण से कहीं मराठी के शब्द भी मेरी इसमें लघु कथाओं में हैं, और बुंदेलखंडी थोड़ा बहुत आती है तो उनके शब्द भी, उनको भाषा भी पात्र के अनुकूल मेरे उसमें भी आ जाती है। तो ये एक जो आपने बोला उसको मैं फेवर करती हूँ। निश्चित तौर पे मैंने जैसे कि शुरुआत में ये कहा था कि आप जो यहाँ चारों बैठे हैं, आपके अलग अलग भाषाओं के अंदर से लघु कथाओं के जो अनुवाद हुए हैं वो इसी बात के प्रमाण है कि कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदेशों के अंदर से लोगों को कनेक्ट करती है। चूंकि लघु कथा के बात हो रही है, लघु कथा के ऊपर हम बहुत सारे सवालों की बात कर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी ले दे के आप पाठकों के ऊपर से नहीं डाल सकते। हमारी जिम्मेदारी आती है एक लेखक के रूप में, भले हम कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो मैं दीपा जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लेखक के रूप में ऐसी क्या सतर्कता, चूंकि ये भीड़ में लघु कथा गायब होने का सवाल हम उठा रहे हैं, उस पर विमर्श कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमको अतिरिक्त सतर्कता क्या रखनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मैं तो कहती हूँ एक लेखक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी विधा को अपने पाठकों तक वह पहुँचाते हैं, जो भी लिखते हैं उनका लेखन कर्म करते हैं, और उनका लिखा हुआ बहुत दूर दूर तक जाता है। तो जब मैं लघु कथा की बात यहाँ पर हो रही है तो मैं यही कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो एक लघु कथाकार को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नीलिमा जी ने बहुत अच्छे से उसको बोला है, मतलब अगर आप मुझे सुनेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं छोटे रूप में बड़े रूप में वो बात सामने आई है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान लूँगी कि सबसे पहले तो लघु कथाकार को ये तय करना है कि किस विषय वस्तु को लेकर लघु कथा लिखनी है। क्या वो सामाजिक परिवेश पे लिखना चाह रहे हैं, राजनीतिक परिवेश पे लिखना चाह रहे हैं, या फिर संस्मरण के रूप में लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि संस्मरण ऐसे यूँ कभी कुछ हो सकता है, लघु कथा में हल्की सी छाया के रूप में आ सकता है, पर कई बार हम देखते हैं कि एक लघु कथाकार अपनी लघु कथा में लिखता तो लघु कथा है, लेकिन वो जब हम पढ़ते हैं तो लगता है हम किसी का संस्मरण पढ़ रहे हैं। तो एक इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा, दोहराव नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो बात कह रहे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लघु कथा में लघुता का होना। लघु कथा नाम ही उसका है कि वो लघुता को अपने अंदर समाहित करके चलती है, तो दोहराव न हो और एक लघुता उसकी कायम रहे। उसके बाद में सतर्कता, जैसे अभी बात हुई थी कि सतर्क रहना होता है कि अभी
वर्तमान परिदृश्य में कौन से ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिनको लेकर हम पाठकों तक पहुंच सकते हैं, उसके एक लघु रूप में कि वह उनके हृदय तक चला जाए। क्योंकि एक लेखक का ये धर्म होता है कि वो अपने लिए तो नहीं लिखता है, हम सब यहाँ पे लेखक हैं, हम अपने लिए नहीं लिखते हैं। हम क्यों लिखते हैं कि मेरे लिखे हुए से मेरे समाज को क्या मिल रहा है, क्या मैं पाठक बना पा रहा हूँ, क्या मैं पाठकों को जोड़ पा रहा हूँ। अगर मैं वैसे लिखना चाह रही हूँ तो मुझे अपने लेखन में बहुत सारी बिंदुओं को ध्यान देना होगा। और एक बिंदु और है कि संप्रेषण। मैं लिख रही हूँ, मेरा लिखा आप तक कितना पहुँच पा रहा है वो बहुत जरूरी होता है। लेखक और पाठक के बीच में एक सेतु बनना चाहिए। मेरे विचार हैं लेकिन वो आपको उद्वेलित कर रहे हैं, मेरे विचार हैं वो आपको सुकून दे रहे हैं, मेरे विचार हैं वो आपके अंदर एक विचार पैदा कर रहे हैं। तो ये एक लेखक, एक लघु कथाकार को ध्यान रखना चाहिए। फिर सरलता, सहजता, मैं बहुत कम उसमें अब मैं विस्तार नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बिंदु बता रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। सरलता, सहजता और अनावश्यक नए प्रयोग न किए जाएं, क्योंकि जब हम बहुत नए प्रयोगों की तरफ जाते हैं तो बिंब जो है इतने उसके अंदर भरेंगे, प्रतीक इतने भर देंगे कि वो लघु कथा भटक जाती है। मैं सिर्फ एक उदाहरण से, कई बार आप देखिएगा हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना बहुत लंबा रास्ता तय कर लेते हैं। तो ये लघु कथा जो है तो शॉर्टकट, लेकिन वो शॉर्टकट इतना मनोहारी होना चाहिए कि रास्ते का मजा आ जाए। ऐसा नहीं कि हमने शॉर्टकट लिया और भटक गए कहीं पर और दूसरे रास्ते पे चले गए, अब हम विषय से भटक गए। भटकाव नहीं होना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। विषय में भटकाव नहीं होना चाहिए। मैं एक्चुअली जो अगला आपसे सवाल पूछना चाह रहा था यशोदा जी से, तो उनके सवालों के आसपास के बहुत से जवाब आपने दे दिए। फिर भी चूंकि हम देखते हैं लघु कथाओं के अंदर से एक कथ्य का दोहराव, फिर लघु कथाओं के अंदर से आकार, बात तो लघु कथाओं की कर रहे हैं पर आपने 3 पेज भर दिए। लघु कथा कितने शब्दों के अंदर से होना चाहिए कि अपनी बात कह दे। जैसे रहीम का दोहा या अगर आप कबीर का दोहा, अगर आप 2 लाइन के अंदर से इतनी सारी बातें कि आप उसके बारे में भले ही फिर आप 3 पेज भर दें, मगर फिर भी बहुत संक्षिप्त में हो, उसका कथ्य कितना प्रभावी हो और दोहराव से किस तरह से बचा जा सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सारी चीजें लघु कथा के मार्ग में रोड़े की तरह हमारे बीच में आ रही है? यशोधरा जी। लघु कथा में दोहराव, तो ये जो एक बात है, लघु कथा सबसे पहले जो है कम शब्दों में बड़ी बात कहने की है, गागर में सागर भरने की है। तो यदि हम देखें तो यदि लघु कथा में दोहराव है, दोहराव मतलब कथ्य जो है उसका विषय जो है वो पूर्व में कहा जा चुका है, उस पर बहुत बात की जा चुकी है। यदि हम अपने चौके से, अपने घरों से बाहर निकल के बाहर की बात करते हैं, समाज से निकल के, देश से निकल के विदेश, मतलब हम धरती की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, वैश्विक मुद्दों पर हम बात करते हैं, तो लघु कथा में विषयों का दोहराव नहीं होगा। तो ये आवश्यक है कि हम लघु कथा में वैश्विक विषयों को लें जो कि सबके लिए हो। और इससे एक फायदा यह भी होगा कि लघु कथा विश्व के जो मंच है, विश्व वैश्विक मंच है, वहाँ अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना पाएगी, क्योंकि मूल्य, मानव मूल्य एक जैसे है। मानवता यदि है तो सबके लिए एक जैसे ही है मूल्य। तो हमें वैश्विक मूल्यों को अपने ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति का क्षरण हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो अच्छा जल्दी से समेटती हूँ। तो इस तरीके से हमें वैश्विक मुद्दों का आधार बनाना होगा, क्योंकि जब हम विषयों को दोहराते हैं तो उसका प्रभाव वहीं पर कम हो जाता है, पाठक की रुचि वहीं पर कम हो जाती है। वो सोचते पहले भी कहा गया है, और वो जो हमें पंच चाहिए वो पंच हमें प्राप्त नहीं हो पाता है उसमें लघु कथा में। इसलिए हमें विषयों के दोहराव से बचना चाहिए। तो यही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, कहने को बहुत कुछ है पर दरअसल हर एक सत्र में मैं जो पिछले कल भी देखा और आज भी देखा कि कहने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, विषय इतने व्यापक हैं, विषय इतने जरूरी हैं कि
उन पे अगर हम विमर्श करने चले तो चूंकि हर एक विषय के हमारे बीच में बहुत सुधी वक्ता हैं, एक सवाल इस सत्र का मैं विजय भाई से करना चाहूँगा कि आज की लघु कथाओं में अधिकतर नजर आती सपाट बयानी या शाब्दिक लफ्फेबाजी को क्या लघु कथाओं के ऊपर से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही है? कई बार हम देखते हैं कि शाब्दिक लफ्फेबाजी है या सपाट बयानी है, तो ये एक सवाल की तरह हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने, दीदियों ने बता ही दिया हालांकि, बट मुझे लगता है कि सपाटबाजी और लफाजी करना ये लघु कथा के लिए दोनों घातक है। लघु कथा का अपना एक फॉर्मेट है, उसका अपना एक सौंदर्य, उसका एक अपना शिल्प, उसकी भाषा है, उसका कहते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट में जाकर लिखेंगे तो मुझे लगता है आप लघु कथा लिख पाएंगे। अगर इससे परे जाके लिखेंगे तो एक समाचार होगी, एक रिपोर्ट होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो लघु कथा लिखने के पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आप लघु कथा लिख रहे हैं या सपाट बयानबाजी कर रहे हैं। तो लघु कथा विधा के लिए बड़ी अलग चीज़ है कि हम सपाटबाजी करें या लफाजी करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल में पिछले कल भी के सत्र में भी और इस सत्र में भी रचनाकार जो उपस्थित होते हैं, तो चूंकि अगर कहानी पे बात हो रही है तो कहानी के लिए मंच पे जो रचनाकार हैं, अगर ये अपेक्षा रखी जाए कि वो एक एक कहानी का वाचन करेंगे तो ये संभव नहीं है। अगर आप व्यंग्य पे बात कर रहे हैं तो व्यंग्यकार जो बैठे हुए हैं, आप सोचें कि यार इनसे एक एक व्यंग्य सुन लिया जाए तो वो संभव नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लघु कथा के लिए एक छोटी सी गुंजाइश बनती है। तो मैंने हमारी इस सत्र की या इस हॉल की जो जिम्मेदार गरिमा जी से निवेदन किया कि अगर आपकी अनुमति हो तो इसको समाप्त करने के पहले हम जो 3-4 लोग बैठे, एक छोटी छोटी, चूंकि लघु कथा है और बहुत संक्षेप में अगर एक एक लघु कथा का वाचन हो जाए तो मैं विजय जी से शुरुआत करता हूँ कि विजय जी अपनी बात कहें। छोटी सी लघु कथा हम अपनी सुन लेते हैं। हालांकि अगले सत्र के मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं और उनकी मेरी जब आंखें मिल रही है तो मुझे थोड़ा सा दुखी हो रही है कि भैया जल्दी खत्म कर दो। मैं भी अपनी लघु कथा बड़ी शीघ्रता से समाप्त करूंगा। जैसे मैंने एक बात की थी, लघु कथा एक क्षण से पकड़ती है और अगर उस क्षण को अगर आपने पकड़ लिया तो लघु कथा बन सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले सुबीर साहब की फेसबुक वॉल पर एक खबर छपी और साहब ने ये कहा कि जब डीजे बजते हैं तो बुजुर्गों के कान में तकलीफ होती है। तो वहाँ से लघु कथा को मैंने लिया है। मैं उस लघु कथा का वाचन यहाँ कर रहा हूँ और पंकज सुबीर जी को धन्यवाद भी प्रेषित करता हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दरकते शीशे। बेटा, इस तनख्वाह में ज़्यादा कुछ नहीं तो घर की खिड़कियों के कांच ही कसवा देना। जब भी बाहर कोई डीजे बजता है, पटाखे छोड़कर जश्न मनाता है, तो मेरे कलेजे के साथ ये शीशे भी थर्रा उठते हैं। धुम धुम की धमक सीधे दिल पर लगती है, कान का पर्दा जैसे सुन्न पड़ जाता है। माँ की आवाज़ में शिकायत कम, थरथराहट ज़्यादा थी। बाहर गली में किसी जीत का जश्न था, रोशनी, शोर और उन्माद था। सब एक साथ आसमान को चीर रहे थे। सुधाकर ने खिड़की के ढीले पल्ले को हाथ से थामा। एक तरफ माँ की वेदना थी, दूसरी ओर लोगों का उत्सव। माँ, घबराओ मत, उसने धीमे से कहा। जश्न में मदमस्त लोगों को तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, पर घर की दरारें, ढीले कांच जरूर कसवा दूंगा। और ये थी मेरी लघु कथा। बढ़िया, बहुत आदरणीय यशोधरा जी। लघु कथा का शीर्षक है दुश्मन। सुलगता शहर, आसमान छूता धुआं, खंडहर में तब्दील हो चुकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं, आग उगल थक कर चूर शांत बैठी भयानक गंज, चारों ओर बिखरे शत विक्षत शव, बेपर्दा हो चुका इंसान, वातावरण की नीरवता भंग करती गश्त लगाती वहां। उसके भारी भरकम बूटों की ठक ठक स्वयं उसके मन में हलचल पैदा कर रही थी। सहसा वह ठिठक कर थम गई। किसी की सिसकियों का स्वर, सिसकियों का पीछा करते हुए वह उस ओर मुड़ गई। माँ के शव से लिपटे मासूम की आंखें उसकी ओर उठी। वह कातर और भय विषित निगाहों से उसे देख जोर से रोने लगा। शायद बच्चा भूखा भी था। उसे अपने नन्हे की याद हुई। सहसा उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों की कोरों के साथ उसका आंचल भी भीग गया है। अपनी गन एक और जर्जर दीवार से टिका उसने नन्हे को अपने आंचल में ले लिया। दीवार से टिकी गन
फर्श पर आंखें मूंद पड़ी हुई थी। बढ़िया। दीपा जी, एक छोटी लघु कथा आपकी, धन्यवाद। प्लीज। समय की सीमा है दरअसल, इसलिए। मरणोपरांत शीर्षक है। सुनो, बाबूजी की अंत्येष्टि तो हो ही गई है, अब उठाने का कार्यक्रम यहीं घर के बाहर टेंट लगाकर कर लेते हैं। कोई हॉल वगैरह लेंगे तो अनावश्यक खर्चा होगा। हाँ, पर समाज वाले क्या कहेंगे कि 3-3 बेटियों के होते हुए भी ऐसा? कोई कुछ नहीं कहेगा। सबको मालूम है कि बाबूजी ने जिंदगी भर बस कलम ही घिसी है। कुछ किताबें प्रकाशित हुई, शॉल और स्मृति चिन्ह मिले, बस और क्या। और हाँ, किताबों के प्रकाशन का पैसा भी तो खुद उन्होंने या हमने दिया है। क्या होता है साहित्यकार होने से? कमाई ढेला भर भी नहीं। और ठीक है, टेंट वाले को यहीं का बोल देता हूँ। तभी फोन की घंटी बजती है और फोन उठाने पर उधर से आवाज आती है कि डॉक्टर कुमार हमारे शहर ही नहीं देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। हम उन्हें यह सम्मान इसी महीने के आखिरी रविवार को देने वाले थे, पर शायद ईश्वर को मंजूर न था। हम उनके सम्मान की राशि 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र आपको सौंपना चाहते हैं। फोन रखकर उसने टेंट वाले को फोन किया और कहा कि हम शहर के सबसे बड़े श्री कम्युनिटी हॉल से उठावना रख रहे हैं। बाबूजी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, बड़े बड़े लोग आएंगे। बेटे बहुओं के चेहरे पर 1 लाख रुपए की चमक थी और डॉक्टर कुमार की तस्वीर अपनी जगह से हिल गई थी, जैसे कह रही हो मरणोपरांत। बहुत सुंदर। सम्मानित नीलिमा जी। चूंकि मैंने आज आंचलिक शब्दों की पैरवी की है, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी एक आंचलिक शब्दों वाली ही लघु कथा का पाठ करूं। मेरी इस लघु कथा ये वायरल भी हुई थी और फेसबुक पर जब मैंने इसे पोस्ट किया था, इसके 5000 से ज़्यादा शेयर हुए थे। तब 2014 में तब वायरल पोस्ट होती नहीं थी, उस जमाने में ये हुआ था। तो अब तो मुझे भी नहीं पता कि किस किस ने इस लघु कथा को अपने नाम से प्रकाशित करा चुके होंगे। तो मैं ये पढ़ती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है, लघु कथा का शीर्षक है बोल भी इब। तो आंचलिक शब्द है। सुनसान भोपाल रोड पर एक लड़के ने हाथ से लड़की की चलती साइकिल रोक ली। ए छोरी, मान ले भारी बात, एक भी लुगाई ना है हमारे घर में। माँ को गुजरे 1 बरस हो गया, तेरे आने से उजाला हो जाएगा। रोटी भी गरम मिलने लगेगी हमारी माँ बापू को, मेरे बापू भाई को। तने सब सुख दूंगा, कपड़ा गहना सब। तू यूं ना समझियो कि मैं एक आवारा छोरा आशिक हो रखा तेरा। मैं तेरे लिए प्रेम की खातिर भागे जा रहा। मेरे तो भी पढ़ने के दिन है, बस मेरे बापू को गरम रोटी बना दी, मैं बेफिक्र होकर शहर पढ़ने जाऊंगा। बोल भी तो सुन ले हमारी बात। मेरे बापू को मरे भी 5 साल हो लिए। अपने बापू को भेज, मेरी माँ पे चादर डाल दे। उन दोनों का बुढ़ापा भी बढ़िया कटेगा, थारे घर में गरम रोटी भी पकेगी। मैं भी आ जाऊंगी थारे घर। थारी भेड़ मर के दे दियो ना तब सारे गहने कपड़े सब। बोल भी सड़क पर अब लड़की अकेली खड़ी। ये धन्यवाद आपका। ये लघु कथा में आंचलिकता और शब्दों का, चूंकि जब से मुझे सत्र की जिम्मेदारी दी थी, तो मैं अलग अलग विषयों के ऊपर से व्यंग में या कविता पे लिखता रहा हूँ। तो चूंकि आप जिस विषय के आसपास घूमते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको घुमड़ती है। तो एक छोटी सी लघु कथा, चूंकि इन 3-4 दिनों के बीच में मेरे भी लिखने में आ गई, तो एक लघु कथा आप सबके। बिल्कुल बिल्कुल। समझदारी। विवाह की 10वीं सालगिरह पर 35 वर्षीय बिटिया को बधाई देते हुए हमने कहा, अरे हमें नाना बनने का सुख कब नसीब होगा। बिटिया का जवाब था, पापा जरा हम एक दूसरे को ठीक से समझ तो लें, फिर मम्मी पापा नाना दादा के बारे में भी समझेंगे। जानवरों की तरह बच्चों की लाइन लगाने के पहले बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। मैं सोचता हूँ विवाह के पहले साल में ही पैदा बिटिया समझदार है या हम ना समझते।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधी श्रोता के बीच में आप सब हमारे यहाँ उपस्थित है। गरिमा जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सत्र को